लखनऊ में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। आतंकवादी के तौर पर बदनाम मरहूम खालिद के परिवार वालों को मुआवजा और तौकीर रजा को लाल बत्ती देने का कर रहे हैं विरोध। अलीगढ़ कचहरी में दिन दहाड़े फायरिंग। पेशी के लिए आए 3 लोगों को गोली मारी, एक की मौके पर ही हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। बरेली पहुंचे डीजीपी देवराज नागर और प्रमुख सचिव गृह RN श्रीवास्तव। कानून व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा। अपराध नियंत्रण और कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी हुई चर्चा। फैजाबाद में अयोध्या के पास NH-28 पर हुई एम्बुलेंस और ट्रक में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौके पर मौत, 2 जख्मी। एम्बुलेंस के परखच्चे उड़े। ADG लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का बयान। IPL मैच के दौरान कई शहरों में लगे थे सट्टे, कई और खिलाड़ियों की भूमिका की जांच कर रही है STF। केंद्रीय खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने मांगा BCCI अध्यक्ष N श्रीनिवासन से इस्तीफा। कहा नैतिकता के आधार पर पद छोड़ें। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना। 6 जून को होगा दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला मुकाबला। यूपी में मचा कोहराम, जनता कह रही है हैरान। अब तो हाईकोर्ट भी बोला, सुधर जाओ यूपी पुलिस। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। यूपी पुलिस इन दिनों बेलगाम हो गई है साहब। पुलिस वालों की दबंगई और गुंडई थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं थाने में बलात्कार किया जा रहा है, कहीं पुलिस फरियादियों को मारपीट कर अधमरा किए दे रही है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पुलिस के मुखिया को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पुलिस अपना रवैया, अपना आचरण सुधार ले। उधर सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम करने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन खुद अधिकारी ही सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। बिग बुलेटिन में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। हमारे साथ यशपाल सिंह साहब हैं, आप पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश हैं। हमारे साथ NS राणा साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे और सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडई और फिर हाईकोर्ट की फटकार दिखा देते हैं। यूपी में कोहराम मचा हुआ है। जनता अपराधियों के नहीं, पुलिस के आतंक से ज्यादा परेशान है। कहीं पुलिस आबरू की कीमत लगा रही है तो कहीं फरियादियों की आबरू ही लूट रही है। अब तो हाईकोर्ट ने भी डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई है और साफ कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को यूपी पुलिस हल्के में कतई न ले। लेकिन पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। जरा बहराइच की इस वारदात पर एक नजर डाल लीजिए। 15 साल की लड़की का दबंग अपहरण करके ले गए। परिजन जब थाने गए तो पुलिस ने बजाय लड़की को ढूंढने के परिजनों को ही मारपीट कर भगा दिया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित पक्ष से समझौते का दबाव पुलिस वाले बनाने लगे। यही नहीं, लड़की की आबरू की कीमत भी लगा डाली। पुलिस कह रहे हैं कि ले ले 70,000 तो लड़की सुलह हो जाए। ये तो पुलिसिया जुल्म का सिर्फ एक ट्रेलर था। संत कबीर नगर में तो पूरी फिल्म मौजूद है। यहाँ जमीनी विवाद में झगड़ा होने पर पहले तो पुलिस एक शख्स को जबरदस्ती थाने ले आई। पति को छुड़वाने के लिए जब पत्नी थाने पहुंची तो खाकी वर्दी वाले दरिंदों ने उसकी इज्जत ही तार तार कर दी। अब ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। हम लोग का साड़ी ओड़ी मेरा छोड़ दी, वो लोग बदतमीजी करने लगे मेरे साथ। कौन था? ये चौकी रिचार्ज थे, वो DP सिंह थे। और ये मेरा आदमी बोले तो उनके बहुत पीटे मारे वो लोग। यूपी पुलिस का कुछ यही चेहरा हमीरपुर, अलीगढ़ और बरेली में भी देखने को मिला। जुल्मों सितम की यह कहानी हाईकोर्ट से भी कहां छुपी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे डीजीपी को कह दिया कि जनता का पुलिस से भरोसा ही उठता जा रहा है। यूपी के डीजीपी देवराज नागर मंगलवार को हाईकोर्ट में हाजिर हुए और हाईकोर्ट को बताया कि सरकार महिलाओं के साथ छेड़खानी को गंभीरता से ले रही है। उधर हाईकोर्ट की फटकार ने
विपक्षियों को भी बोलने का मौका दे दिया है। वोमेन पावर लाइन शुरू की। सरकार ने ये आकलन करके नहीं देखा कि 1090 पे इतनी ज्यादा शिकायतें आई हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कुछ न कुछ नीचे गड़बड़ है, ठीक नहीं है। और उन शिकायतों का निस्तारण आज तक सरकार ने नहीं किया। अगर जितने अधिकारी हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, कहीं से शासन का इन पर कोई दबाव नहीं है, तो पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। जब इनका मन होगा तब ये काम करेंगे, जब मन नहीं होगा नहीं काम करेंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार को भी सोचना होगा कि तमाम प्रयासों के बाद पुलिस सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही। कहीं पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री के सपनों को पलीता तो नहीं लगा रहे हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यशपाल सिंह साहब, आप अपनी बेखौफ जुबानी के लिए हमेशा से मशहूर रहे, आप अपने प्रशासन के लिए हमेशा से मशहूर रहे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सबसे ऊंचे ओहदे पर, सबसे जिम्मेदार ओहदे पर रहे हैं। आज प्रदेश की जो हालत है वो बदतर हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक के बाद एक हाई कोर्ट से लताड़ यूपी पुलिस को खानी पड़ रही है? पूर्व डीजीपी अमरीश चंद्र शर्मा साहब कहते हैं कि साहब क्या करें, पुलिस हमारे बस में नहीं, हमारी सुनते नहीं पुलिस वाले। इतना लाचार डीजीपी मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा, हालांकि अब उनको हटा दिया गया। ये रवैया क्यों? सिंह साहब जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कोई बहुत सीधा साधा आंसर नहीं दिया जा सकता। नहीं, लेकिन आपके लिए आप दे सकते हैं। जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, मैंने इसलिए आपका तारुफ कराया, इसीलिए कि आप अपनी साफ गोई और बेबाक जुबानी के लिए जाने जाते हैं। देखिए, मैं सापा सरकार के ही समय, जो इसके पहले सापा सरकार थी, हाँ, उसमें ही डीजी था। हाँ। और मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि मैं नहीं समझता कि मेरे ऊपर कोई ऐसा पॉलिटिकल दबाव था जिसकी वजह से मैं कार्य नहीं कर पा रहा था। मुझे काफी छूट थी और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत तो जनता के जनप्रतिनिधियों की सुननी ही पड़ती है, उसको राजनीतिक दबाव नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरे खुद समझ में नहीं आता कि इतना प्रयास करने के बाद भी आज ये स्थिति क्यों है। अभी शासन ने डीजी को बदल करके एक नए डीजी को बनाया है और वो भाग दौड़ कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुख्य कारण मेरे समझ से आता है, ये नीचे की जो पुलिस है उसकी मानसिकता ही कुछ ऐसी हो गई है कि अपराध छिपाओ और अपराध छिपा करके अपने को दिखाओ कि हमारे यहाँ सब पूरा नियंत्रण में है। ये बहुत बड़ी गलत मानसिकता का जो विकास हुआ है पुलिस में, उसके कारण ऐसा होता है। वो जैसे आपने अभी बहराइच की बात बताई, अभी संत कबीर नगर की बात बताई, तो बार बार बात यही उठती है कि ऐसा पुलिस क्यों करती है। तो अगर गहराई से देखा जाए तो पुलिस की जो सामंतवादी मानसिकता है, बहुत पहले से, आज 50-70 साल से, बल्कि सैकड़ों साल से, 1861 में जब से एक्ट बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो वो उनका मकसद पुलिस को इतना क्रूर, इतना अत्याचारी बनाना था ताकि पुलिस से लोग दहशत करें, लोग डरें और पुलिस के पास ना आए। एक सिपाही 4 गांव 10 गांव कंट्रोल करता था। तो उस मानसिकता से अंग्रेजों ने इस विभाग को बनाया था और वही मानसिकता धीरे धीरे चली आ रही है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विभाग ने, शासन ने, सभी ने इस मानसिकता को प्रशिक्षण के माध्यम से सुधारने की कोशिश की, लेकिन आज भी पुलिस सुधारों की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। जैसे खंडहर को आप उसमें रिनोवेट करके चाहे जितने अच्छे कमरे बनाते रहें, खंडहर ही रहता है। मुझको ऐसा लगता है कि इस पूरे ढांचे को ध्वस्त कर एक नया ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। और जनता के सहयोग से अगर पुलिस व्यवस्था
बनाई जाए तो तभी सुधार होगा, ठीक है। क्योंकि आए दिन होने सिंह वाली साहब, घटनाओं का आपका जो जवाब है ना, आपका जो जवाब है, मुझे पहली बार पॉलिटिकली करेक्ट जवाब लगा। हालांकि आप माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में डीजीपी रहे हैं, आज उनके बेटे की सरकार के जो डीजीपी हैं और जो व्यवस्था पुलिस की है, उसके ऊपर सीधी टिप्पणी करने से आप भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं। ये सिंह साहब, आपकी पर्सनालिटी और आपका जो एक ऑरा जो समाज में और जो मेरे जहन में बसा है, ये उसके विपरीत जाता है। राणा साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टैम्प्ड हो गई है कि साहब ये समाजवादी पुलिस है, ये बसपाई पुलिस है, ये भाजपाई पुलिस है? खैर, कांग्रेस तो पिछले 25 वर्षों से कोई किसी लायक नहीं है प्रदेश में, इसलिए कांग्रेसी पुलिस शायद अब ना मिले वहां पर। रामाश्रय कुशवाहा साहब कहते हैं कि जो अधिकारी समाजवादी विचारधारा के हिसाब से चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो हटा देंगे। मायावती के शासनकाल में उनके साथ के लोग ऐसा कहते थे, आपके शासनकाल में ये बातें कमोवेश सबसे कम सुनने में मिली। क्या ये जो पुलिस वालों के ऊपर स्टैम्प कर दिया गया है, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही एक कारण है, जब हम कर्मठ लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, उनको इग्नोर करके और ऐसे लोगों को जो लोभी हैं, लालची हैं, जो सिफारिश से या पैसा देके थाना पाएंगे, उनसे सुधार की गुंजाइश कैसे की जा सकती है? ये असंभव है। जो तैनाती के वक्त हमारा पैमाना है थाना देने का, उसमें जातिवाद, उसमें पैसा, उसमें सिफारिश, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक उस अधिकारी की प्रायोरिटी पे, उस अधिकारी की जिम्मेदारी ये नहीं वो अपनी निभाएगा कि उसको जो है अपराध रोकना है। उसको तो अपने आका को खुश करना है, अगर सिफारिश से आया है, पैसा कमाना है, अगर पैसा दे के आया है। नेतागिरी में अगर वो समाजवादी पार्टी, मान लीजिए आज उनकी सरकार है, उनके द्वारा लगाया गया है तो उनकी जी हजूरी करनी है। दूसरी बड़ी बात, पुलिस, नेता और माफिया, ये तीन गठजोड़ इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आजादी के बाद से लगातार बने हुए हैं। ठीक है। और एक पार्टी की हुकूमत केंद्र में पूरे 55 साल से चली। प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा कि यहां भी हम ऐसी सरकार नहीं दे पाए। राणा साहब, हम इसी मुद्दे विशेष पे फोकस रहे। उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उनका नाम है कन्हैया लाल मीणा, 1983 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 30 वर्ष की सर्विस उनकी पूरी नहीं हुई और 59 दफे ट्रांसफर हो गए। कल कोई मुझे फोन करके बोल रहा था कि भैया 60वां ट्रांसफर भी उनका होने वाला है, इस हफ्ते हो जाए यानी अगले हफ्ते हो जाए। ये तो सूरत हाल है प्रदेश में। जो ईमानदारी से काम करेगा ना, सुनिए, जो ईमानदारी से काम करेगा, 30 वर्षों में आपकी भी सरकार रही भाई साहब। मीणा साहब के 30 वर्षों के करियर में आपकी भी सरकार रही, और बीजेपी और बसपा की जब सरकार थी तब उनके 5 वर्षों में 11 बार ट्रांसफर हुए। मैं केवल कहां है साहब? बीजेपी सरकार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कल्याण सिंह सरकार जब थी तो कल्याण सिंह जी ने एक मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा, डीएम और एसएसपी को वहां पर तैनात किया जाए, इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला बनाया था कि रात के 12 बजे नौजवान स्त्री पूरे गहने पहनकर चंबल की घाटी से अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित जाएगी। यह जिम्मेदारी जो पुलिस अधिकारी सुरक्षित गई महिला, ना सुरक्षित गई, वो अपने जनपद के सामने सुरक्षित गई और जाए, उसकी पोस्टिंग हो गई। भाई साहब, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, हो गई, कहने में बहुत अच्छा लगता है। और जब इसी मुद्दे पर हमने इसी मुद्दे पर जो हमने यूपी के डीजीपी करके इसी मुद्दे पर और भाई साहब थाने की राणा जी 13 दिन खाली पड़ी रही थी। इसी मुद्दे पर हमने जब यूपी के डीजीपी देवराज नागर और प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव साहब से बातचीत की तो उनका जवाब क्या था, जरा ये सुन लीजिए, उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। वैसे भी जो है काम हर एक के पास बहुत ज्यादा है, उसको एकदम हम लोग पूरा फोर्स को ये चीजें बता पाए एकदम, वो सब जो उस काम को सीख लें, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा व्यवहारिक होगा कि हमारा बहुत बड़ा फोर्स है। और उसमें कुछ लोग देखिए, एक परिवार में, छोटे से परिवार में भी हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पहला आयाम ये है कि विशिष्ट घटना के बारे में तो अगर आप पहले से बताएंगे तो हम तैयारी करके आएंगे, हर विशिष्ट घटना के बारे में तत्काल जानकारी
क्या बताएं, हमारी याददाश्त इतनी तेज नहीं है। जी, आईएएस जब बने थे आप तब याददाश्त बहुत तेज थी, और अब कक्षा 10वीं के बच्चे की तरह बात हो रही है कि साहब देखिए पेपर में जो पूछा जाना है पहले से बता दीजिए, हम रट कर आएंगे तब बताएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, गजब का जवाब है ये। देखिए ऐसे